हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, चारगाफ रूल क्या कहता है हमको कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर अप करेगा और जो गुआनिन होता है इन साइटोसिन के साथ पेयर अप करते हैं। एडेनिन और थाइमिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के अगेंस्ट पेयर अप करेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिन पिरिमिडिन के अगेंस्ट पेयर अप करते हैं, ये होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रीक जो डीएनए होता है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इन्होंने अपना स्टेटमेंट 2 डाटास को कलेक्ट करके दिया था, एक एरविन चारगाफ का डाटा था और एक रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्कन का एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा था, ठीक है। तो इन्होंने इन 2 डाटास के ऊपर एनालिसिस करके एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब हमको डीएनए ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। हमको इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। हमको जो डीएनए होते हैं ये ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से इंटरट्वाइंड होते हैं और हमको ये फाइनली ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। जिसमें जो बैकबोन होता है ये शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इन लोग हमको लैडर सीढ़ी के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये होता है। अब इसको ध्यान से समझना, एक जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल होता है या इन लोग का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। जब इन लोग टर्न करते हैं ना तो हमको एक मेजर ग्रुप दिखाई देता है और एक माइनर ग्रुप दिखाई देता है, ठीक है। इन लोग ऐसे टर्न करते हैं, 2 टर्न के बीच में अगर कम गैप है तो उसको माइनर ग्रुप कहा जाता है, 2 टर्न के बीच में अगर ज्यादा गैप है तो उसको हम लोग मेजर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक टर्न दिखाई दे रहा है, ये जो एक टर्न दिखाई दे रहा है, इस एक टर्न को हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। इस एक टर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच बोलते हैं, ठीक है। एक पिच में या एक टर्न में 10 बेस पेयर दिखाई देता है। अब सी यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जब इस चैप्टर में को हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे ना तब हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो डीएनए होता है ना, कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए भी 5 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई और जेड टाइप के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी ई जेड 6 टाइप के डीएनए होते हैं, ठीक है। जिसमें से हम अभी जो डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज द बी डीएनए, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बी डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग बाकी डीएनए के भी बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि नीट में सारी चीजें आती हैं, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ बी डीएनए के ही बारे में पूछेगा आप लोग से, ठीक है। तो एनीवे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि एक पिच में 10 बेस पेयर हमको दिखाई देते हैं। ये एक टर्न है ना, यहाँ पर हमको 10 बेस पेयर ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे हमको 10 बेस पेयर दिखाई देते हैं। 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, 2 बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को हम एक्सियल राइज बोलते हैं, एक्सियल राइज कहलाता है, ठीक है, ये होता है। हम लोग बात करेंगे अभी आगे जाके। तो एक जो डीएनए होता है ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए के बारे में हमको क्या पता है कि डीएनए लेस रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल होते हैं। डीएनए हाईली स्टेबल किसकी वजह से होते हैं, पहला रीजन क्या है कि इनके पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन में ऑक्सीजन नहीं दिखाई देगा, दूसरा हमको यूरेसिल की जगह थाइमिन दिखाई देता है, और तीसरा रीजन डीएनए की स्टेबिलिटी का ये है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो डीएनए का जो पिच होता है ना, इनके पिच इतने ज्यादा क्या बोलते हैं अच्छे से अरेंज होते हैं ना कि लोग एग्जैक्ट एक के ऊपर एक हमको दिखाई देते हैं। तो इनके जो पिच या इनका जो टर्न होता है ना ये एग्जैक्ट एक के ऊपर एक बैठता है करके भी डीएनए स्टेबल होता है। तो जो इनका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है या जो एक के ऊपर एक जो इनका पेज बैठे रहते हैं ना, दैट एडिशनली गिव द हाई स्टेबिलिटी टू डीएनए, ठीक है। हमको नॉर्मली देखेंगे तो ऐसे रहता है, बैकबोन है, बीच में हमको नाइट्रोजन बेस दिखाई देते हैं, सीढ़ी के जैसे होता है। ऑफ कोर्स मैं इसको खोल दूंगी, ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से बताओ, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा, वेरी नाइस, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको और ध्यान से समझो कि ये एक चेन है डीएनए का और ये दूसरा वाला चेन है। मैंने क्या कहा कि जब पूरा चेन बन के रेडी होते हैं तो उसमें हमको 2 एंड दिखाई देता है, एक 5 एंड और एक 3 एंड होगा, ठीक है। तो सी जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना तो इसमें हमको 2 एंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। एक होगा 5 एंड जिसको हम लोग 5 प्राइम भी बोलते हैं, एक होता है 3 एंड। 5 एंड की तरफ हमेशा क्या दिखाई देता है, फॉस्फेट। 3 एंड की तरफ हमेशा क्या दिखाई देता है हमको,
फ्री OH ग्रुप दिखाई देता है, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझना, अगर हमको डीएनए डबल स्ट्रैंडेड दिखाई दे रहे हैं या डबल हेलिक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो डीएनए का अगर एक चेन, अगर एक स्ट्रैंड, अगर एक हेलिक्स स्टार्ट हुआ है 5 एंड पे, तो वो ऑटोमेटिकली 3 एंड पे ही खत्म होगा। ये कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है। अगर पहला स्ट्रैंड 5 एंड टू 3 एंड दिखाई दे रहा है, तो दूसरा स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली हमको 3 to 5 दिखाई देगा, ठीक है। 3 to 5 दिखाई देगा, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या कि जो, और हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग पॉइंट ना हमेशा 5 एंड बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि दूसरे स्ट्रैंड का स्टार्टिंग 3 होगा, नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हमको 5 एंड ही दिखाई देता है। ये ऐसा रहता है ना कि दो आदमी उल्टे सीधे खड़े होकर बात करिए, मैं आप लोग से ऐसे बात कर रही हूँ, आप लोग ऐसे करके मेरे को सुन रहे हो, ठीक है। एक आदमी ऐसे सीधा खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी ऐसे उल्टा खड़ा हुआ है। क्या बना दिया मैंने, ये हाथ है इसका, ठीक है। एक दूसरा आदमी ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा मुंडी ही रहेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग इसका मुंडी रहता है। तो जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना, ये हमको ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पहले स्ट्रैंड 5 एंड से 3 एंड दिखाई दे रहा है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हमको 3 एंड टू 5 एंड दिखाई देता है। इसको हम लोग एंटी पैरेलल पोलैरिटी का बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डीएनए होते हैं ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी के इनके स्ट्रैंड होते हैं। मतलब अगर एक स्ट्रैंड 5 एंड से 3 एंड दिखाई दे रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 एंड टू 5 एंड हमको दिखाई देता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा 5 एंड की तरफ हमेशा फॉस्फेट दिखाई देगा, 3 एंड की तरफ हमेशा OH ही दिखाई देता है। पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। देखो आगे इम्पोर्टेंट अगेन, ठीक है। रुको मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो बेटा एकदम ध्यान से समझना इसको, ठीक है। आ रहे हैं, देखो एकदम ध्यान से समझना कि जो डीएनए होते हैं ये डबल हेलिकल होता है। ये इसका एक स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, ये इसका दोनों, ये इसका दूसरा स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अरे यार ये ना ऐसे करके मिट जा रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये इसका नाइट्रोजन बेस और शुगर है, मतलब नाइट्रोजन बेस को अभी हटाओ, ये इसका शुगर एंड फॉस्फेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देती हूँ, मुझे इसका शुगर एंड फॉस्फेट दिखाई दे रहा, ये शुगर एंड फॉस्फेट दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और ये बीच में ये पूरे नाइट्रोजन बेस निकले हुए हैं यहाँ से, ठीक है। सेम ये मुझे इसका शुगर एंड फॉस्फेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बीच में मेरे को नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से पेयर अप करेंगे, ठीक है। थायमिन और एडेनिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, गोनिन और साइटोसिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या साइटोसिन या गोनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। ये लो लैडर के जैसे दिखाई देते हैं। और ये बैकबोन कौन बनाया है, शुगर एंड फॉस्फेट, वही मैं बोल रही थी, ठीक है। जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर इसका एक स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ पर 5th कार्बन का फॉस्फेट फ्री है ना, तो इसको हम लोग 5 एंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे को ये कार्बन के ये 3rd कार्बन का OH फ्री दिखाई दे रहा है, जिसको हम 3 एंड बोलने वाले हैं। यहाँ पर समझ पा रहे हो गया आई गेस आप लोग, ठीक है। अगर एक स्ट्रैंड 5 एंड पे स्टार्ट होके 3 एंड पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 से स्टार्ट होके 5 पे खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन लोग कैसे खड़े रहते हैं, क्योंकि एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और दूसरा उल्टा खड़ा होके बात कर रहे हैं, ठीक है। इन लोग ऐसे बात करते रहते हैं एक दूसरे से, वो होता है, इसको हम लोग एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोलते हैं। और बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर में दिखाई देते हैं, इसको रूल ऑफ बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री रूल बोलते हैं। यहाँ से एक चीज और हमको समझ में आ सकती है ना, कि मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे को डीएनए के एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन पता है, अगर ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है 5 से 3 और इसमें इंफॉर्मेशन है जी, ठीक है, तो मैं इसके दूसरे स्ट्रैंड के इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर पाऊंगी, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी बोलते हैं कि इफ अगर मेरे को एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन पता है ना, तो मैं दूसरे स्ट्रैंड के इंफॉर्मेशन को बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री रूल, हम पढ़ेंगे। ऐसा हमको डीएनए का डबल हेलिक्स दिखाई देता है, ठीक है। देखो ये इसके डबल हेलिक्स है, इसमें हमको
शॉर्ट डिस्टेंस दिखाई देता है और दो टर्न के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस भी दिखाई देता है, ठीक है। जो कम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग माइनर ग्रूव बोलते हैं, और जो ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देता है उसको हम लोग मेजर ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। एक टर्न को क्या कहा जाता है, फिर से बताओ, पिच, ठीक है। ये जो पिच होता है, ये पिच होता है 3.4 नैनोमीटर का या 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। एक पिच में मैंने क्या बताया कि एक पिच में कितना बेस पेयर होता है, फिर से बताओ, 10 बेस पेयर। हम लोग कौन से डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, बी डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पिच में 10 बेस पेयर होता है। दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, एक्सियल राइज बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सियल राइज हमको कितना दिखाई देता है, 0.34 नैनोमीटर होता है या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मत भूलना, एक्सियल राइज ये आप लोग के नीट के एग्जाम में आता है, ठीक है। ये तुम्हारे नीट एग्जाम में आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, तो एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हो तो वहां पर बाजू में लिख लो कि दो बेस पेयर के डिस्टेंस को हम लोग एक्सियल राइज बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल राइज कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। एक टर्न को हम लोग पिच बोलते हैं, और ये पिच का क्या कैलकुलेशन होता है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब याद रखना है। अब इसका जो क्या बोलते हैं डाटा है ना, या डाटा, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, नीट में भी आता है, ऑफकोर्स आता है नीट में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। देखो, ये है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स हमको ऐसा दिखाई देता है। फिर से रिपीट करते हैं, देखो बेटा, ये हमको मेजर ग्रूव दिखाई दे रहा है ना। ये हमको माइनर ग्रूव दिखाई दे रहा है। एक टर्न को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पिच बोल रहे हैं। एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, एक्सियल राइज बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, याद कर लिए, अच्छे बच्चे हो। पिच का कैलकुलेशन बताओ मुझे, कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। वेरी नाइस। एक्सियल राइज का कैलकुलेशन क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। दो स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। आ रहे हैं ना समझ में, अगर आ रहे हैं तो कमेंट डाउन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा यार, बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चिल मारो। चिल तो नहीं मारना है, पढ़ाई करना है। देखो क्या लिखा है, फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फॉर अ डबल, इसको मैं ग्रीन फ्लैग कर लेती हूँ, ज़रूरत है आजकल ग्रीन फ्लैग लोगों की। पढ़ाई करो, कहीं और ध्यान लगाते हो। देखो क्या लिखा है, फॉर तुरंत मन भटकता है। देखो, फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द ratios between what, ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine is 1 is equal 1। कौन बताया था ये, एरविन चारगाफ ने बताया था, इसी को हम लोग चारगाफ रूल बोलते हैं, ठीक है। द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक जो डीएनए का जो चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए का जो चेन होता है उसमें बेस पेयरिंग बहुत यूनिक कैरेक्टर उसको देता है। अगर डीएनए या आरएनए हमको डबल हेलिक्स दिखाई दे रहे हैं तो वो बेस पेयरिंग हो रहा है, यू नो। दो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से जब बेस पेयरिंग करते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो लोग एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस बनाते हैं, इसीलिए ना हमको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में एकदम कैलकुलेटेड डिस्टेंस दिखाई देता है ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम का। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। सी आगे क्या है, दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर सेट, हु दे, डीएनए, ठीक है। डीएनए या दोनों जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड ही लिख दूं क्या, दोनों स्ट्रैंड, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ गए ना, अगर एक 5 एंड से 3 एंड है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 एंड टू 5 एंड ही हमको दिखाई देगा। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कौन होता है, फिर से बताओ, 5 एंड होता है। 5 एंड की तरफ हमेशा क्या दिखाई देगा, फिर से बताओ, फॉस्फेट दिखाई देगा। 3 एंड की तरफ हमेशा क्या दिखाई देगा, बताओ,
OH दिखाई देगा। वेरी गुड, याद तो हो जाता है, होशियार तो हो वैसे। रिजल्ट भी शो करना है, कुछ तो आउटपुट निकले पढ़ाई का। सी, वही चीजें हैं। दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयर फोर if the sequence of bases in one strand is known, then the other sequence in an then the sequence in other strand can be predicted। ये चीज हम लोग अभी जस्ट बात किए, तो आई गेस तुम लोग को ये समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी की ना लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत जरूरी है बेटा, उसके बिना नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगेन नीट में इसीलिए ना बहुत सारे लोग स्कोर नहीं कर पाते हो। आई डोंट नो कि ये आप 12th क्लास में हो कि आपका ये कितना ड्रॉप चल रहा है, कि ये फर्स्ट ड्रॉप है कि ये सेकंड ड्रॉप है। पिछला जो भी गलती किए हो ना, तो उसको वापस से ना यहाँ पर दोहराना मत। हो सकता है कि सिर्फ एनसीईआरटी को रीड की हो, रीड नहीं, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग के एनसीईआरटी को, ठीक है। अगर 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े हो तो 12th क्लास में अच्छे से पढ़ लो। 12th क्लास में हम लोग इतने बेसिक से चालू कर रहे हैं ना बेटा, कि अगर आपका 11th क्लास का कुछ टॉपिक जिसको कवर करने की ज़रूरत होगी ना मुझे 12th में, तो मैं वो इसी चैप्टर में कवर करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग पूरा एक एक चीज देखेंगे यहाँ पर। दैट्स इट, ठीक है। अभी तक के हमको क्या समझ में आया द साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए के बारे में? चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। डीएनए के बारे में हमको क्या क्या पता चला कि एक जो डीएनए होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमको डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है, ठीक है। इसके जो जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्या लिखे हो पता नहीं, देख लेना, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब क्या पढ़े हम लोग कि अगर एक स्ट्रैंड स्टार्ट हुआ है 5 एंड पे तो वो खत्म 3 एंड पे होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली 3 एंड से 5 एंड ही हमको दिखाई देता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 5 को रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि 5 एंड की तरफ हमको फ्री फोस्फेट दिखाई देता है और 3 एंड की तरफ हमको फ्री OH दिखाई देता है। ये सारे पॉइंट्स को तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग ने क्या देखा कि डीएनए का जो एक टर्न होता है उस एक टर्न को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और ये पिच हमको कितना दिखाई देता है? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या पढ़े हैं कि एक पिच PITCH, ठीक है, एक पिच में 10 बेस पेयर होता है, ठीक है। 7 क्या पढ़े हैं? दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? एक्सियल राइज बोलते हैं। कि एक्सियल राइज कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करते हैं। दैट्स इट, यही तो इसके साइलेंट फीचर्स हैं कि डीएनए के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से पूरे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। कि डीएनए के और भी कुछ हम लोग फीचर्स को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए का लेंथ कितना बड़ा होता है। हमारे बॉडी में, या जो हम ह्यूमन बींग्स वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, हमारा जो डीएनए होता है ये 2.2 मीटर लंबा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग पॉलीमर का चेन होता है। इसकी पैकेजिंग कैसे होती है ना हमारे सेल के अंदर, हम नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। इसके कुछ और साइलेंट फीचर्स को हम लोग देखेंगे। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चला। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। आई होप सो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड।